कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक जानवर की कहानी एक बहुत बड़े, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझा देती है। आज हम एक ऐसी ही बाघिन की कहानी के जरिए भारत के एक बहुत ही सफल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक नाम से, एक बहुत ही खास नाम से। पेंच नेशनल पार्क में एक बाघिन थी जिसे सब बहुत प्यार और सम्मान से कहते थे सुपर मॉम। और ये नाम उसे ऐसे ही नहीं मिला था। वजह थी ये नंबर 29। जी हाँ, अपनी पूरी जिंदगी में उसने 29 शावकों को जन्म दिया। ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। इसी एक बात ने उसे जंगल की एक जीती जागती लेजेंड बना दिया था। तो चलिए मिलते हैं पेंच की इस रानी से जिसकी कहानी हम आज जानने वाले हैं। दुनिया उसे कॉलर वाली के नाम से जानती थी। देखिए, उसका ऑफिशियल नाम था T15, लेकिन उसके गले में एक रेडियो कॉलर लगा हुआ था और बस वहीं से लोग उसे कॉलर वाली बुलाने लगे। और वो इतनी ज्यादा मशहूर हो गई कि सोचिए, BBC ने उस पर एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री बना डाली, स्पाई इन द जंगल। और इसी वजह से पेंच नेशनल पार्क पूरी दुनिया में फेमस हो गया। अब देखिए, उसकी जिंदगी कोई आसान नहीं थी, उतार चढ़ाव से भरी थी। 2005 में उसका जन्म हुआ और 2008 में दुख की बात है कि उसने अपने पहले शावकों को खो दिया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। 2010 में उसने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। एक साथ 5 शावकों को जन्म दिया। और 2022 में जब वो हमें छोड़कर गई, तब तक वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ चुकी थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। और माँ, वो वाकई में एक असाधारण माँ थी। एक कहावत है ना कि जिंदगी किसी मैनुअल के साथ नहीं आती, वो एक माँ के साथ आती है। ये बात कॉलर वाली पर बिल्कुल फिट बैठती है। उसकी समझदारी और अपने बच्चों के लिए उसका प्यार सच में कमाल का था। उसकी समझदारी का एक किस्सा सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक दूसरा नर बाघ उसके बच्चों के लिए खतरा बन गया। तो कॉलर वाली ने क्या किया, उसने उस बाघ को 1-2 दिन नहीं, पूरे 16 दिनों तक खुद में उलझाए रखा, अपने बच्चों से दूर। ये दिखाता है कि वो कितनी कमाल की स्ट्रेटेजिस्ट थी। लेकिन देखिए, कॉलर वाली की कहानी सिर्फ उसकी अकेले की नहीं है। ये कहानी उस घर की भी है जिसने उसे इतना फलने फूलने का मौका दिया। ये कहानी है पेंच के उस फलते फूलते साम्राज्य की। जी हाँ, पेंच नेशनल पार्क। अरे ये वही जंगल है जिसके बारे में पढ़कर रुडयार्ड किपलिंग को द जंगल बुक लिखने की प्रेरणा मिली थी। मोगली वाला जंगल। 1973 से ही ये प्रोजेक्ट टाइगर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा रहा है। तो सवाल ये है कि पेंच इतना सफल कैसे हुआ? देखिए, इसका राज छिपा है कुछ बहुत ही ठोस कदमों में, जैसे लगातार एंटी पोचिंग पेट्रोलिंग, जंगल को फिर से हरा भरा करना और सबसे जरूरी, वहां रहने वाले लोगों को इस मुहिम में शामिल करना। नतीजा, बाघों की डेंसिटी में 10% का इजाफा हुआ। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। सिर्फ 1 साल के अंदर टाइगर डेंसिटी 2.1 से बढ़कर 2.4 टाइगर्स पर 100 स्क्वायर किलोमीटर हो गई। अब ये नंबर शायद छोटा लगे, लेकिन कंजर्वेशन की दुनिया में ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत मानी जाती है। अब इस पूरी सफलता के केंद्र में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया काम कर रहा है, इको टूरिज्म। ये एक तरह का साइकिल है, एक लूप, जहां कॉलर वाली जैसे स्टार्स की वजह से लोग आते हैं, उससे इकोनॉमी चलती है और फिर वही पैसा वापस जंगल को बचाने में लगता है। तो ये इको टूरिज्म है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ जंगल में घूमना फिरना नहीं है। ये एक जिम्मेदार तरीका है घूमने का, जहां प्रकृति का भी ध्यान रखा जाता है, उसको बचाने में भी मदद की जाती है और वहां के लोकल लोगों की भी कमाई होती है। तो ये जो पॉजिटिव फीडबैक लूप है वो ऐसे काम करता है। स्टेप 1, जंगल को बचाया जाता है तो जानवर बढ़ते हैं। स्टेप 2, ज्यादा जानवर मतलब ज्यादा टूरिस्ट्स। स्टेप 3, टूरिस्ट से जो पैसा आता है वो वापस जंगल को बचाने में लगा दिया जाता है। और स्टेप 4, लोकल लोगों को रोजगार मिलता है तो वो खुद जंगल के सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। और क्या इसका कोई सबूत है? बिल्कुल है। वाइल्ड लाइफ देखने के मौके यानी साइटिंग्स 15% तक बढ़ गई हैं। इसका सीधा मतलब है कि कंजर्वेशन के एफर्ट्स रंग ला रहे हैं और टूरिस्ट्स को भी एक शानदार एक्सपीरियंस मिल रहा है। और सबसे जरूरी बात, इसका सीधा फायदा लोकल कम्युनिटी को हो रहा है। पेंच के आसपास रहने वाले 65% परिवार, सोचिए 65%, उनकी कमाई अब टूरिज्म से जुड़ी हुई है।
अब जाहिर सी बात है, जब जंगल ही रोजी रोटी देगा तो लोग उसकी हिफाजत तो करेंगे ही। ये नंबर्स इस इको टूरिज्म इंजन की असली ताकत दिखाते हैं। बस पीक सीजन के कुछ महीनों को ही देख लीजिए, हजारों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स आते हैं, और यही वो इनकम है जो इस पूरे कंजर्वेशन मॉडल को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाती है। लेकिन हाँ, जैसा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये मॉडल परफेक्ट नहीं है और हर कामयाबी अपने साथ कुछ चुनौतियां भी लाती है, और इस नाजुक बैलेंस को समझना बहुत जरूरी है। तो तस्वीर कुछ ऐसी है, एक तरफ अच्छी बातें हैं, वाइल्ड लाइफ बढ़ रही है, लोकल इकोनॉमी अच्छी हो रही है, पोचिंग कम हुई है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी हैं, जैसे इंसान और जानवरों का टकराव, बहुत ज्यादा टूरिस्ट का दबाव और जानवरों के रहने की जगहों का बढ़ जाना। इन सब को बहुत ध्यान से मैनेज करना पड़ता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। एक स्टडी के दौरान ही इंसान और जानवरों के बीच टकराव की 15 घटनाएं रिपोर्ट हुई। ये एक सीधी सीधी चेतावनी है कि जैसे जैसे बाघों की आबादी बढ़ेगी, इंसानों और जानवरों को एक दूसरे के साथ सुरक्षित रखना एक बहुत बड़ी और गंभीर जिम्मेदारी बन जाएगी। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से शुरू किया था, कॉलर वाली पर, ये देखने के लिए कि उसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है और आने वाले कल को एक नई दिशा दे रही है। कहते हैं ना, लेजेंड्स कभी मरते नहीं। कोल्लेवाली की कहानी भी उसकी मौत के साथ खत्म नहीं हुई। उसका वंश, उसके बच्चे आज भी पेंच के भविष्य को संवार रहे हैं, और ये इस कंजर्वेशन प्रोग्राम की लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा सबूत है। और ये है उसकी जीती जागती विरासत, मिलिए T4 से, जिसे पाठदेव फीमेल भी कहते हैं। ये कॉलरवाली की बेटी है और वो बिल्कुल अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है। 2014 से लेकर अब तक वो 20 शावकों को जन्म दे चुकी है। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा पेंच के मॉडल की कामयाबी का। तो आज की ये कहानी हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। कॉलरवाली और पेंच ने हमें दिखाया कि कैसे एक जानवर, एक पूरा समुदाय और सही स्ट्रैटेजी मिलकर कंजर्वेशन में एक क्रांति ला सकते हैं। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मॉडल, ये ब्लूप्रिंट दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।